Hello and welcome. Today we are going to see a very important concept in abstract algebra that is called as a normal subgroup. तो इसकी हिस्ट्री हमें जाननी होगी पहले कि ये कंसेप्ट कितना हेवी है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको तो पता है कि G जो है वो ग्रुप है। G इज अ ग्रुप, ठीक है। अब ये ग्रुप है, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई एम सेइंग दैट जी इज अ ग्रुप? तो इसमें मीनिंग ये होता है कि एक सेट होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, और फिर वो सेट और वो बाइनरी ऑपरेशन मिलकर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर 4 कंडीशंस जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ, इनको सेटिस्फाई करता है तो उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप बोलते हैं। लेकिन याद रखिए, मैं इसको सिर्फ ग्रुप बोल रहा हूं, इसको अबेलियन ग्रुप नहीं बोल रहा हूं। क्या वजह है इसको मैं अबेलियन ग्रुप नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें जो कम्यूटेटिव लॉ होता है ए बी इक्वल टू बी ए, ये शायद सेटिस्फाई नहीं होता होगा, या मुझे पता नहीं ये होता है क्या नहीं होता है, इसलिए मैं इसको अबेलियन नहीं बोल रहा हूं। तो ये सिर्फ ग्रुप है। अब इसके अबेलियन न होने की वजह से या इसकी अबेलियन की प्रॉपर्टी की जानकारी हमारे पास नहीं होने की वजह से क्या दिक्कत आती है या क्या प्रॉब्लम होता है, इसको पहले हम समझेंगे। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस I am considering the elements of this group G are A, B, C, D and E. इतने मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट लेंगे। और कितने बार हम ऐसा कर सकते हैं, तो मैं एक लिस्ट बना दूंगा पहले कि मान लीजिए मैंने A का B के साथ प्रोडक्ट लिया, फिर B का A के साथ लिया, फिर A का C के साथ प्रोडक्ट लिया, फिर C का A के साथ लिया, फिर A का D के साथ लिया, फिर D का A के साथ लिया, फिर A का E के साथ लिया, E का A के साथ लिया। ऐसे लिस्ट बनानी है। फिर B का C के साथ लेते हैं, B का C के साथ लेते हैं, C B के साथ, फिर B का D के साथ, D का B के साथ। अब लेते हैं B का E के साथ, E का B के साथ। उसके बाद नंबर आता है C का D के साथ, D का C के साथ, फिर C का E के साथ और E का C के साथ। और उसके बाद आता है D का E के साथ और E का D के साथ। इतने पॉसिबल पेयर्स एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बन सकते हैं। अब क्या हो गया कि अगर ये ए बी और ये बी ए इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल हो रहे हैं, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, मतलब सारी लिस्ट में जो हमने प्रोडक्ट बनाए थे वो सारे इक्वल है, तो इसी को तो कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। और ये कम्यूटेटिव लॉ फॉर ऑल एलिमेंट्स होना चाहिए, इसलिए मैंने सारी लिस्ट बना दी ऑल पॉसिबल और सारे प्रोडक्ट को इक्वल कर दिया। जब ऐसा होगा तो वो G जो है दैट इज कॉल्ड एज अ अबेलियन ग्रुप। अब इन तमाम पॉसिबिलिटीज में से मान लीजिए एक भी पॉसिबिलिटी, जैसे कि C D और D C, अगर ये इक्वल नहीं हो रही है, एक भी नहीं हो रही, बाकी सब हो रहे हैं रिमेनिंग, लेकिन एक C D और D C इक्वल नहीं हो रहा है, तो एक के नॉट इक्वल होने की वजह से कम्यूटेटिव लॉ इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। अब आप कहेंगे बाकी सब तो कर रहे हैं ना सर, ये दोनों को छोड़ दीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल। फॉर ऑल का मतलब सबके लिए होना चाहिए, और एक ने भी डिसएग्री हो गया कम्यूटेटिव लॉ के साथ तो फिर हम इसको अबेलियन ग्रुप नहीं बोल सकते। तो अगर सी डी और डी सी इक्वल नहीं है तो यहां कम्यूटेटिव लॉ फॉर ऑल द एलिमेंट्स के लिए लागू नहीं हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट G इज जस्ट अ ग्रुप, इट इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है। अब किस्सा यहां से आगे शुरू हो जाता है कि अगर हमने
इस G का सब ग्रुप लिया, अब सब ग्रुप में तो आप जानते हो कि G से ही कुछ एलिमेंट आते हैं और वो एलिमेंट का कलेक्शन यहां होता है और H इटसेल्फ ग्रुप बनता है, और क्योंकि H G का सबसेट होता है, दैट्स व्हाई H इज कॉल्ड एज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो अभी मुझे कुछ एलिमेंट्स G से लेने हैं H में, तो मैंने क्या किया, ये जो डिसएग्री हो रहा था, ये दो एलिमेंट थे C और D, इनको मैंने यहां से निकाल दिया और बाकी के सारे एलिमेंट्स मैंने H में ले लिए। तो मैंने H में लेना है A, B, C को डिलीट करना है, D को नहीं लेना है, और मैंने लिया तीसरा एलिमेंट E। और ऐसा मान लीजिए कि ये जो है वो सबसेट है G का और ये खुद भी ग्रुप बन रहा है, तब जाके हम बोलेंगे कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, ये सब ग्रुप हो गया। स्टोरी सुनिए आप बस। अब H सब ग्रुप हो गया। अब सब ग्रुप होने के बाद बैठे बैठे मैथमेटिशियन को तो दिमाग लगाने की आदत होती है, तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट लाए थे सब ग्रुप से रिलेटेड, वो था कोसेट। अब कोसेट कैसे बनता है, तो कोसेट जो है वो जो सब ग्रुप है जो भी है आपका, उसको G के किसी एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, या तो लेफ्ट से या तो राइट से। आप अगर G के, मान लीजिए A एलिमेंट में लेता हूं G का, ये A, और उसको मैं H को राइट से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अ राइट कोसेट, क्योंकि आपने राइट से मल्टीप्लाई किया था। और अगर उस A को मैं H को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो बन जाएगा लेफ्ट कोसेट ऑफ दिस सब ग्रुप H इन G। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। तो फिर चलिए बनाते हैं कोसेट। तो हम पहले एलिमेंट लेंगे A, तो A को हम राइट कोसेट ही बनाते हैं। तो फर्स्ट जो होगा वो ये होगा HA। फिर हम उस H को B से भी राइट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें दूसरा कोसेट मिलेगा HB। और आपको खास बात बता दूं, ये A जो मैंने G से लिया वो H में भी है, और H का कोई भी एलिमेंट जब H को ही मल्टीप्लाई होता है तो आंसर H ही आता है। B भी तो H में है, तो वो आंसर अगेन H ही आएगा। फिर हम लेते हैं G का तीसरा एलिमेंट जो कि C है, तो ये HC बनेगा। C H में नहीं है तो इसका आंसर H नहीं आएगा, ये HC रहेगा। फिर हम लेते हैं D, फिर ये बनेगा HD, और फिर हम लेते हैं आखिर का एलिमेंट G का, दैट इज E, और E इज ऑल्सो प्रेजेंट इन H, देयरफॉर इट इज ऑल्सो H। ये तीनों एक ही बन गए, तो इसका मतलब ये जो है ये कुछ अलग बनेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, H के सारे एलिमेंट को C से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब A को C से राइट से मल्टीप्लाई, मतलब AC, फिर BC और ये EC, ये एलिमेंट्स रहेंगे इस कोसेट के, और इसके रहेंगे AD, BD और ED, ये एलिमेंट्स रहेंगे इसके। तो जब हमने ये सब ग्रुप कंसिडर किया G का, और उसके हमने जब कोसेट बनाए, तो ऑल पॉसिबल कोसेट आपके सामने हैं, तो HA, HB और HE ये एक ही आंसर देते हैं, तो हम उसको एक ही आंसर ले लेते हैं, उसका H इज वन ऑफ द कोसेट। फिर लेते हैं HC, ये दूसरा डिस्टिंक्ट है, और तीसरा डिस्टिंक्ट राइट कोसेट है H का, दैट इज HD। तो इतने राइट कोसेट डिस्टिंक्ट हमें मिले इस सब ग्रुप से। अब मैथमेटिशियन ने बैठे बैठे क्या सोचा कि ये जो राइट कोसेट दिख रहे तीन, H, HC और HD, इनको एक सेट में डाल देते हैं, तो ये क्या बन गया, इट इज अ सेट ऑफ व्हाट, कोसेट्स, सेट ऑफ कोसेट्स। और ये जो सेट तैयार हो गया जो कोसेट का है, उसको ही हम ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। अब ये जो सेट ऑफ कोसेट आपके पास या आपके सामने दिख रहा है, उसको अगर मुझे ग्रुप बनाना है तो आई नीड वन बाइनरी ऑपरेशन। तो फिर बाइनरी ऑपरेशन आपको डिफाइन करना होगा कि ये सेट के एलिमेंट जो कि कोसेट है खुद, उनका आप प्रोडक्ट कैसा लेंगे, उसका आंसर क्या आएगा, वो वेल डिफाइन होना चाहिए। और वो एक बार वेल डिफाइन हो गया, फिर ये सेट ऑफ कोसेट्स एंड वो बाइनरी ऑपरेशन
नहीं, 4 कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए ग्रुप के, और जब वो करेंगे 4 कंडीशंस, तब जाके ये खुद सेट ऑफ कोसेट भी ग्रुप बनेगा। तो हमारे पास एक नया वैरायटी ऑफ ग्रुप आ जाएगा। ऐसी धारणा मैथमेटिशियन की थी। तो अब इसको उनके दिमाग में आ गया है कि चलो ये जो हमने कलेक्शन किया राइट कोसेट्स का, चलो इसको हम ग्रुप बनाते हैं। अब ग्रुप बनाने के लिए उनको चाहिए था क्या, बाइनरी ऑपरेशन, जो कि इसको होल्ड कर सके इन एलिमेंट्स को। तो उन्होंने बोला कि बाइनरी ऑपरेशन हम ऐसा डिसाइड करते हैं कि जब इसमें का कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं, तो मान लीजिए कि हम HC एक एलिमेंट लेते हैं, और बाइनरी ऑपरेशन अगर मैं स्टार बोलता हूं और उसका HD दूसरे एलिमेंट के साथ अगर आप प्रोडक्ट लेते हो, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। H एक ही रहेगा और ये C और D जो कि G के एलिमेंट थे उसका इधर प्रोडक्ट होगा राइट में। तो ये इस तरीके से ऑपरेशन उन्होंने डिसाइड किया। अब ठीक है, ये ऑपरेशन तो डिसाइड किया, ये वेल डिफाइंड भी है, लेकिन क्या ये ग्रुप बनाएगा? अब ग्रुप बनाने के लिए 4 कंडीशंस होते हैं। तो पहले तो बात ये है कि ये जो ऑपरेशन आप लिख रहे हो ऐसा, HC का प्रोडक्ट HD के साथ उसका फाइनल आंसर HCD, क्या ये वैलिड है? क्या ये मैथमेटिकली सही है? जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं, क्या ये वेल डिफाइंड है? अब वेल डिफाइंड है तो आपको चेक करके देखना होगा कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। और जब आपने चेक किया तो इसका मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट HC का कोई भी और एक एलिमेंट कोई भी HD का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो उसका आंसर ऐसा दिखना चाहिए, H और CD। तो आपने क्या करना है, ये HC का एक मेंबर ले लेना है कोई भी। अब HC का मेंबर दिखने में कैसा होता है, एक एलिमेंट H का, अब यहां H के जो एलिमेंट्स है ना, ये देखिए A B E, तो मैं वही ले लेता हूं। तो H का एक एलिमेंट लिया हमने A, ठीक है, फिर हमने C को मल्टीप्लाई किया, अब इसका प्रोडक्ट होगा, फिर H का एक एलिमेंट, तो आप A भी ले सकते हो, E भी ले सकते हो, B भी ले सकते हो, तो मैं B ले लेता हूं। देखिए H का एलिमेंट कोई भी लेना है और उसको D से मल्टीप्लाई करना है, और इसका जो आंसर है वो देखिए इधर CD तो आना चाहिए और यहां जो है H का एलिमेंट आना चाहिए। मतलब ये A और B मिलकर, क्योंकि H सब ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी का आंसर फिर H में ही आएगा, फिर चाहे वो A होगा, B होगा या E होगा। तो यहां H का कोई एक एलिमेंट आना चाहिए, चाहे वो A होगा, चाहे वो B होगा, चाहे वो E होगा। ये बात आप याद रखिए। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, A के बजाय H1 ले लेता हूं। H का एक एलिमेंट डिनोटेड बाय H1, और ये C, मतलब ये H1C इज अ मेंबर ऑफ राइट कोसेट HC, और इसका हम प्रोडक्ट लेंगे H का दूसरा एलिमेंट कोई भी जिसको हमने डिनोट किया H2D, और इसका आंसर जो है वो H का एक एलिमेंट आना चाहिए जिसको मैं H बोलता हूं, और इधर CD आना चाहिए, ये आना चाहिए। और ये आएगा तभी ये बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइन होगा, और वेल डिफाइन होगा तभी हम आगे के 4 कंडीशन चेक करेंगे, फिर वो फुलफिल होंगे, तो ये ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, जब इस प्रोडक्ट को हमने लिखा, अब इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन में अगर लिखते हैं तो देखिए H1C इंटू H2D का आंसर जो है वो ऐसा दिखाना है मुझे, और यहां H का मेंबर आना चाहिए। यहां किसका मेंबर आना चाहिए, मेंबर ऑफ H आना चाहिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं ताकि देख सके कि ये वेल डिफाइन होता है क्या, H1C H2D। ऑलराइट, अब देखिए ऐसा आंसर तभी पॉसिबल है इसका जब ये H1 और ये H2 एक साथ आए, क्योंकि H1 H का एलिमेंट है, H2 भी H का एलिमेंट है, H सब ग्रुप है, तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होती है,
इसलिए H1 और H2 जब एक साथ आके प्रोडक्ट बने गए तो वो प्रोडक्ट का आंसर अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ H अगेन H में जाएगा एंड दैट मेंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल h। लेकिन यहां दिक्कत ये आ रही है कि ये दोनों एक साथ नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बीच में दिख रहा है C और C H का मेंबर नहीं है, C G का मेंबर है। ये रोक रहा है इन दोनों को एक होने में। तो सर रोक रहा है तो ये C को हटा दीजिए। फिर हटा नहीं सकते क्योंकि देखिए ये जो चीज है इसको मैं अगेन आपको समझने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, इन दोनों को ब्रैकेट दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये C को यहां से हटाना है तो इसको यहां लाना होगा और इसको यहां लाना। मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि क्या मैं ऐसा लिखूंगा तो अपना काम हो जाएगा, लेकिन इसके जगह पर जब आप ये लिखते हो तो ये देखिए CH2 और ये H2C, मतलब C इधर लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है H2 को और यहां C राइट से मल्टीप्लाई होता है, तो ये तो कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी हो गई। क्या ये कम्यूट होता है? और इसमें दिक्कत की बात यह है कि G अबेलियन नहीं है, इसलिए आप इसको G के एलिमेंट कंसीडर करोगे और इनको इक्वल बोलोगे तो ये तभी पॉसिबल है G जब अबेलियन रहेगा, लेकिन यहां पर अबेलियन G तो है नहीं, इसलिए इन दोनों को इक्वल आप बोल नहीं सकते और इक्वल नहीं है तो इसके जगह पर ये आप लिख नहीं सकते। ठीक है, ओके, G तो अबेलियन नहीं है। लेकिन अगर हमने देखिए ये C लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब ये इसका एलिमेंट है, लेफ्ट कोसेट का एलिमेंट, और यहां CH2 को राइट से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब ये राइट कोसेट का एलिमेंट है। और ये लेफ्ट कोसेट और ये राइट कोसेट इक्वल अगर होते हैं, आई डोंट नो है या नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल बन जाते हैं तब मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं बिना कम्यूटेटिव लॉ के। ठीक है, लेकिन ये तो पता नहीं है, तो इसलिए जब ऐसा होगा सब ग्रुप के साथ कि उसका लेफ्ट कोसेट, किसी सब ग्रुप का लेफ्ट कोसेट और उसी सब ग्रुप का राइट कोसेट इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन जब होगा तब जाकर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, और ऐसा लिखोगे तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। और फिर ये दोनों H के मेंबर है, H सब ग्रुप है, इसलिए ये H के ही मेंबर बनेंगे प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को हम H नाम देंगे और इधर लिखेंगे CD, और फिर ये जाएगा HCD में, और तब जाके वो बाइनरी ऑपरेशन जो आपने यहां डिफाइन किया था ये वेल डिफाइन होगा। तो अगर आप कोसेट का कलेक्शन करके उसको ग्रुप बनाना चाहते हो, आपका मैथमेटिकल दिमाग नया कुछ सोच रहा है, यू वांट टू create a new group using the right cosets of H, then you need binary operation. You have defined binary operation, but that is not well defined until you are providing this information. ये इक्वल होगा लेफ्ट और राइट कोसेट, तभी इसका आंसर पॉसिबल है, अदरवाइज ये इसका मेंबर बनेगा नहीं। मतलब ये इक्वल नहीं होगा तो इसके जगह आप ये नहीं लिख सकते, तो इतना ही रहेगा, और ये जो है इसका मेंबर नहीं बनेगा। तो आपका बाइनरी ऑपरेशन ही वेल डिफाइंड नहीं है तो आप ग्रुप कैसे बनाओगे? तो अगर आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हो कि ये दोनों इक्वल आए ऐसी इच्छा रखते हो, और ये दोनों को इक्वल आने के लिए ये होना जरूरी है, और जब ये इक्वल होगा इस सब ग्रुप के लिए कि H सब ग्रुप है और उसका लेफ्ट कोसेट और उसका राइट कोसेट हमेशा इक्वल आता है, ऐसा होगा तभी जाके, और ये मैं सिर्फ CH के बारे में नहीं बोल रहा हूं, हर लेफ्ट कोसेट और हर राइट कोसेट की बात कर रहा हूं, तभी जाकर ये कोसेट का जो सेट बनाया था आपने वो ग्रुप बन सकता है। अब उसको क्या नाम देंगे, वो नया ग्रुप होगा, लेकिन बने तो सही पहले, तो ये होना जरूरी है। और जो सब ग्रुप ऐसी कंडीशन को फुलफिल करता है, मतलब जो सब ग्रुप लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को इक्वल बनाता है, वो तो भी खास है, आपका काम आसान कर रहा है वो।
आपको नया ग्रुप बनाने का मौका दे रहा है। इसलिए उस खास सब ग्रुप को आपने एक खास नाम दिया और उस खास सब ग्रुप का नाम होता है नॉर्मल सब ग्रुप। इसका मतलब किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप और उस सब ग्रुप का एवरी लेफ्ट कोसेट और एवरी राइट कोसेट इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिनका होगा लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल, उसको आप बोलेंगे, उस सब ग्रुप को बोलेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप जैसे ही नाम आ जाता है तो आप समझ सकते हो अब कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब इसमें क्या होना चाहिए या क्या होगा। इसमें होगा कि उस सब ग्रुप का लेफ्ट कोसेट मतलब CH और उसी सब ग्रुप का राइट कोसेट HC आप इक्वल ले सकते हो। इसीलिए ये नई कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल सब ग्रुप। अब आप कहेंगे सर ऐसा एक कोई ग्रुप होता है क्या? मान लीजिए G इज अ ग्रुप और उसके मान लीजिए कुछ सब ग्रुप मिले आपको, 3 सब ग्रुप मिले, H1, H2 एंड H3, इतने ही मिले। अब इसमें से तीनों के तीनों भी नॉर्मल हो सकते हैं, तीनों में से कोई 2 नॉर्मल होंगे, ये नहीं होगा, या एक ही नॉर्मल होगा, कोई बाकी के 2 नहीं होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि जितने सब ग्रुप मिले उसमें से कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में कैसे मतलब उसको डील करेंगे? अब देखिए, अगर ये तीनों मतलब ऑल सब ग्रुप्स ऑफ G अगर ऑल नॉर्मल बन जाते हैं, जितने सब ग्रुप मिले G के सारे नॉर्मल ही सब ग्रुप मिल रहे हैं, तो ये G खास है और खास है, और इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ग्रुप। तो हैमिल्टोनियन ग्रुप की खास बात यह होती है कि उसका जो भी सब ग्रुप आप लीजिए वो नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है। अब दूसरी केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 जो मिल रहे थे सब ग्रुप, 3 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, मैं यहां 3 कंसिडर कर रहा हूं, उसमें का एक भी सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल नहीं, एक भी नहीं, नथिंग। अब क्या करेंगे? तो इस केस में नो सब ग्रुप विल बी नॉर्मल। कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप आपको नहीं मिल रहा है, एक भी नहीं मिल रहा है। तो उस केस में आप बोलेंगे कि यार ये तो बड़ा अजीब ग्रुप है, इसने तो एक भी सब ग्रुप ऐसा नहीं दिया हमको जो नॉर्मल बन सके। तो इसको बोलते हैं सिंपल ग्रुप। बेचारा सिंपल मतलब इसका कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल बनने के लायक नहीं है या नॉर्मल नहीं बनता है। और फिर एक दे रहा है सब ग्रुप नॉर्मल, 2 नहीं दे रहे, या 2 दे रहे 1 नहीं दे रहा है, तो ये तो इंटरमीडिएट स्टेज हो गई, इसको कोई स्पेशल नाम नहीं है, उनको हम जो भी बन रहा है उसको लेंगे, उसको नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे, लेकिन ये 2 नाम उसकी कैटेगरी से आपको समझने होंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट है नॉर्मल सब ग्रुप। तो आपको मैंने हिस्ट्री बता दी कि क्यों नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की शुरुआत जो थी 1814 में गैलोइस ने की थी, और वो इसीलिए की थी कि वो राइट कोसेट जो मिलेंगे किसी भी सब ग्रुप के, उनका कलेक्शन लेकर वो उसको भी ग्रुप बनाना चाह रहा था। फिर उसको वो दिक्कत आ रही थी, या जैसे ये दिक्कत आ गई वेल डिफाइन की, और इस दिक्कत को दूर करने के लिए उसने वही सब ग्रुप चुना जिसमें ये होता होगा, और इसीलिए उस स्पेशल सब ग्रुप को उसने नाम दिया नॉर्मल सब ग्रुप। उसको बहुत 7 नाम है इसके अलग अलग, एक ही चीज के अलग अलग नाम है। जैसे इनवेरिएंट ग्रुप भी है, वो कॉन्जुगेशन रिलेशन से मायने रखता है, उसको उसके चक्कर में मत जाइए। जो स्टैंडर्ड नाम है, जो प्रचलित नाम है, वो है नॉर्मल सब ग्रुप। और ये सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्यों आया ये आपके समझ में आ गया, कि ये और किसको बोलते हैं ये भी समझ में आ गया, और इसकी जरूरत क्या थी। तो ये जब ऐसा होगा नॉर्मल सब ग्रुप, तभी आप इस सेट को ग्रुप बना सकते हो। और जब ये कोसेट का सेट इस ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनेगा तो इसको बोलते हैं कोशेंट ग्रुप।
and that is denoted by G by H. So G by H is nothing but the collection of all the right or left cosets of H in G, and that collection will become itself a group using this operation. और ये तभी पॉसिबल होता है जब H आपका नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा. मतलब आप किसी सब ग्रुप जो नॉर्मल नहीं है, सिर्फ सब ग्रुप है, उससे ऐसा ग्रुप नहीं बना सकते, कोशेंट ग्रुप नहीं बना सकते. तो कोशेंट ग्रुप अगर आपको बनाना है, मतलब आपको ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें सारे एलिमेंट्स राइट कोसेट्स रहते हैं, तो आपको वो जो कोसेट बन रहा है सब ग्रुप से, वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होना बेहद जरूरी है. तो इस तरीके से ये चीज बनी. और अब हम देखेंगे इसका एक्चुअल डेफिनेशन कि हाउ टू डिफाइन नॉर्मल सब ग्रुप. ठीक है. So look at the definition of normal subgroup. A subgroup N of a group G is said to be a normal subgroup of G if this condition happen. अब ये क्या है? जो मैंने आपको बताया, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, उसी का मॉडिफिकेशन है ये स्टेटमेंट. अब इसके आपको वैरायटीज मिलेंगे अलग अलग के, ऐसा हुआ तो भी नॉर्मल, ऐसा हुआ तो भी नॉर्मल, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है. तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल जब हम बोलते हैं, तब उस सब ग्रुप को हम बोलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप. और ये जो डेफिनेशन में हमने ये कंडीशन दी है, दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट statement which I have stated, left coset is equal to right coset. तो varieties of statements इसमें रहेंगे बहुत सारे, लेकिन ये आपके बुक में डेफिनेशन है, उसको आपको पढ़ना है. पहले समझ लेते हैं करना क्या है. कि आपके पास एक सब ग्रुप रहेगा जिसका नाम है N, G का है. G अबिलियन नहीं है. अगर वो अबिलियन है तो फिर नॉर्मल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल ही रहेगा. क्योंकि अबिलियन है तो वो आप कम्यूटेटिव लॉ यूज कर सकते हो. तो यहां इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बिना जी के अबेलियन रहते हुए आपका जो ये सब ग्रुप है जी का, उसको आप अलाउ कर रहे हो कम्यूटेटिव के लिए. सिर्फ जी में तो होता ही नहीं है, लेकिन उसके सब ग्रुप को अलाउ कर रहे हो जी के एलिमेंट के साथ. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए एन सब ग्रुप है किसी एक ग्रुप का, और उस सब ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट. किसी एक के साथ हुआ ऐसा तो चलो आप चिल्ला रहे हो कि चलो हो गया नॉर्मल, ऐसा नहीं है. एन में जितने एलिमेंट रहेंगे, 100 एलिमेंट रहेंगे, 100 एलिमेंट रहेंगे, तो ये एन जो आ रहा है वो 100 बार आपको बदलना पड़ेगा. और ये जी जो आ रहा है वो जी से आ रहा है, तो जी में अगर 150 एलिमेंट्स है तो वो सारे एलिमेंट्स के लिए ये होना चाहिए. मैंने प्रूव करके बताया कि अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा करने से मुकर जाता है, डिनाई कर देता है, तो आपका ये सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप तो बनने से नहीं रहा. इसलिए यहां लिखा हुआ है फॉर ऑल एन, मतलब कोई भी एलिमेंट आप उस सब ग्रुप का लीजिए और जी में जाइए, जी का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए. तो कोई भी एलिमेंट का मतलब होता है रैंडमली आप कोई भी चुन लीजिए, तो उसके लिए लागू होना चाहिए, मतलब वो सबके लिए होता ही होगा, है ना. तो आप जी से एक एलिमेंट लीजिए, जो स्मॉल जी है उसको आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, इसके इनवर्स से राइट से कीजिए, तो ये तीनों का जो प्रोडक्ट है कुछ ना कुछ आंसर आएगा. वो आंसर जो भी आएगा वो अगेन अ मेंबर ऑफ वो सब ग्रुप होना चाहिए. और ऐसा होता है सभी एलिमेंट्स के लिए, एन के भी और जी के भी, तब जाके उस सब ग्रुप को हम एन बोलेंगे. समझे. तो ये एक डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी नॉर्मल सब ग्रुप की, और इसका इस्तेमाल हम अब थ्योरम्स के लिए यूज करेंगे. थ्योरम हमें और नए स्टेटमेंट देंगे नॉर्मल के लिए, फिर उनका इस्तेमाल अगले थ्योरम के लिए करेंगे. तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स बनेंगे, तो उसमें स्ट्रॉन्ग कौन सी स्टेटमेंट है, वीक कौन सी है, कौन सी इस्तेमाल हमें करनी चाहिए, ये तो सिचुएशन के हिसाब से तय होगा. लेकिन अब हमारे हाथ में सिर्फ एक ही डेफिनेशन है नॉर्मल की, और वो ये है. और इसी का इस्तेमाल करके हमें अगला जो भी थ्योरम या लीमा रहेगा उसको हमको प्रूव करना होगा. तो चलिए हम प्रूव करते हैं नेक्स्ट लीमा. सो दिस इज
our lemma, first lemma regarding normal subgroups. If we read the statement of this lemma, and that is prove that capital N means it represents a set, that is a subgroup, okay, is normal subgroup of G if and only if G, small g, that is element, the set and its inverse of that element is equal to again the same set. तो ये तो इक्विवेलेंट है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, लेकिन वो एलिमेंट के लिए था। अब यहां आपको ये अगर चीज आप देखते हो लेफ्ट साइड में, तो बीच में जो है वो सेट है, जो सब ग्रुप भी है जी का, और वो सेट को आप एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो, चाहे लेफ्ट से करो, राइट से करो या दोनों तरफ से करो, तो वो सेट ही रहेगा और वो सेट एन ही आना चाहिए। ये लीमा बोलता है। और फिर ये जब लीमा हम प्रूव करेंगे तब जाके ये जो नया हमको स्टेटमेंट मिलेगा, ये भी हम नॉर्मल सब ग्रुप का कंडीशन बोल के इस्तेमाल कर सकते हैं रादर ऑफ दैट स्टेटमेंट इन द डेफिनेशन। डेफिनेशन में तो जी स्मॉल एन बिलोंग्स टू, क्योंकि बिलोंग्स टू है मतलब वो एलिमेंट है, यहां आप इन दोनों सेट को भी इक्वल बोल सकते हो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू प्रूव दिस। देखिए ये इफ एंड ओनली इफ है, तो यहां आपको दोनों, एक बार एन को नॉर्मल सब ग्रुप सपोज करना है। अब एन को जब आप नॉर्मल सब ग्रुप सपोज करते हो तो क्या जानकारी है आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप की? तो हमारे पास तो एक ही जानकारी है कि उसकी डेफिनेशन, तो उस डेफिनेशन के स्टेटमेंट को आपको लेना होगा और ये उससे प्रूव करके बताना होगा। कॉन्वर्सली आपको ये सपोज करना होगा और फिर आपको उस एन को सब नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करके बताना होगा, क्योंकि यहां इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रूफ लिखने की कोशिश करते हैं, दैट इज द प्रूफ। तो बताइए क्या पहले आप एज्यूम करेंगे और क्या प्रूव करना चाहेंगे? तो मैं सपोज करता हूं, मान लीजिए सपोज किसी एक स्टेटमेंट को सपोज करना होगा। सपोज दैट जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, ये मैं सपोज करता हूं। तो फिर अब मुझे करना क्या है? अगर ये सपोज किया है तो अब मुझे इसको प्रूव करने के लिए इसका जो पार्ट है वो है कि टू शो दैट और टू प्रूव दैट दिस एन जो कि सब ग्रुप है जी का इज नॉर्मल सब। ये मुझे प्रूव करके बताना होगा कि ये जी एन जो है वो नॉर्मल सब। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कैसे प्रूव करे किसी सब ग्रुप को नॉर्मल? तो डेफिनेशन से ही करना होगा। अब डेफिनेशन मेरे दिमाग में चल रही है, वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से थी, ये देखिए, अगर आपको याद आ रहा है तो ये है डेफिनेशन। अगर ऐसा होगा तो आपका एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अब इतना ही है आपके हाथ में, क्योंकि अभी अभी आपने डेफिनेशन से शुरू किया है। तो अगर मुझे यहां पर कैपिटल एन को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो मुझे ये चीज प्रूव करके बतानी होगी, और ये चीज प्रूव करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। अब इसका क्या मीनिंग होता है? ये एक सेट है, ये एक सेट है, और ये दोनों इक्वल है, मतलब इस सेट में जो भी एलिमेंट दिखने में ऐसे दिखेंगे लेकिन वो इसी सेट के किसी एलिमेंट के साथ इक्वेट हो जाएंगे। इधर 10 एलिमेंट रहेंगे तो इधर भी 10 ही रहेंगे। इधर दिखने में एलिमेंट n1 n2 n3 स्मॉल n1 ऐसा रहेंगे, और इधर दिखने में एलिमेंट g n1 g इनवर्स रहेंगे, लेकिन g n1 g इनवर्स जो लेफ्ट साइड का मेंबर रहेगा वो राइट साइड के किसी एक मेंबर के साथ, नॉट श्योर कि n1 के साथ ही इक्वल रहेगा, किसी के साथ भी इक्वल रह सकता है। इसका यही मतलब होता है। तो अगर हमको इसको प्रूव करना है तो नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट दैट हाउ टू गेट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम दिस। तो ये बड़ा आसान होता है कि हाउ टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है। वी हैव, आपके पास जो स्टेटमेंट है वो ये है, एक सेट जो लेफ्ट साइड में है वो इक्वल है राइट साइड के साथ। दो सेट इक्वल कब होते हैं बताइए? जब लेफ्ट हैंड का सेट सबसेट रहेगा राइट वाले के साथ, एंड लेफ्ट हैंड का जो सेट है वो सुपर सेट रहेगा इसके साथ। तो A is a subset of B and B is also subset of A, then automatically A is equal to B। तो इक्वल की वजह से हमने ये लिया, ठीक है।
अब उसमें से मुझे ये प्रूव करना है तो ये सुटेबल है, दोनों ओके है, बट ये होता है तो ये लेंगे हम। कंसीडर ऑलराइट G इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ n। अब बताइए मुझे सबसेट का मीनिंग क्या होता है। अगर ये इसका सबसेट है, जैसा महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, तो एवरी महाराष्ट्रियन इज अ मेंबर ऑफ इंडिया, सो एवरी महाराष्ट्रियन इज एन इंडियन। तो इसका मतलब ये अगर सबसेट है तो इसका हर एलिमेंट इसका मेंबर रहेगा। अब इसका एलिमेंट दिखाएंगे कैसे आप? देयरफॉर यू कैन राइट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ G and G inverse is member of n। ये मैंने सेंटेंस में लिखा। तो चलिए एवरी एलिमेंट मतलब ये n है, तो एवरी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, कैसे दिखेंगे इसमें के एलिमेंट दिखेंगे लाइक दिस। G एक एलिमेंट n से लेंगे आप, तो ये n लीजिए और इधर का G इनवर्स फिक्स है, और ये एलिमेंट जो इसका है वो इसका भी मेंबर रहेगा। इस मैथमेटिक्स में मेंबर मतलब बिलोंग्स टू दिस n, और ये हर n के लिए लागू होता है, n के, और हर G के लिए भी होता है। फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप, जो कि प्रूव हो गई। एंड देयरफॉर n इज अ नॉर्मल सबग्रुप। हो गया फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में जो कि कॉन्वर्स रहेगा इस स्टेटमेंट का, उसमें वी हैव टू सपोज दैट n इज अ नॉर्मल सबग्रुप। अब आप n को नॉर्मल बोल रहे हो तो आपको सिर्फ ये लेने का अलाउड है, क्योंकि आपके पास सिर्फ अब एक ही डेफिनेशन है जिसमें ये लिखा हुआ है, तो इसको लेना होगा, और ये लेकर आपको ये चीज क्या करनी होगी, प्रूव करके बतानी होगी। तो हम लिखते हैं कॉन्वर्सली suppose that n is a normal subgroup। इसका नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, ये भी लिखना जरूरी है, क्योंकि एलिमेंट कहां से लेंगे उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो G से लेंगे, इसलिए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप G। तो ये अगर आप नॉर्मल बोल रहे हो तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, देयरफॉर ये तो होना ही होना है, G and G इनवर्स बिलोंग्स टू n फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्योंकि नॉर्मल आपने एज्यूम किया है, तो इसका मतलब उसमें जो डेफिनेशन है नॉर्मल की वो तो फुलफिल होती होगी, और हमारे पास सिर्फ एक डेफिनेशन ही तो है नॉर्मल की, उसके हिसाब से, उस डेफिनेशन के हिसाब से ये स्टेटमेंट हमने लिखा, और इसका यूज भी हमको करना होगा जो हमको प्रूव करके बताना है। वैसे प्रूव क्या करना है आपको, तो आपने नॉर्मल सपोज किया, और लीमा बोलता है कि आपको प्रूव करना है टू प्रूव दैट, TPT मतलब टू प्रूव दैट व्हाट यू वांट टू प्रूव, कि G कैपिटल N G इनवर्स इज इक्वल टू n, ये आपको प्रूव करके बताना है। तो यहां पर हमने क्लेम में लिख दिया कि टू प्रूव दैट, ये हमको प्रूव करना है। ये एक सेट है, ये राइट साइड में भी एक सेट है, और दो सेट को इक्वल प्रूव करना है। इसका मतलब लेफ्ट वाला सेट इज सबसेट ऑफ राइट वाला, ये प्रूव करना होगा, और राइट में जो सेट है वो लेफ्ट वाले सेट का सबसेट है, ये भी प्रूव करना होगा। जब दो सेट एक दूसरे के साथ सबसेट खेलते हैं, कि A B को बोल रहा है कि मैं सबसेट हूं, B A को बोल रहा है कि नहीं तू नहीं है, मैं सबसेट हूं, तो इसका मतलब उसमें कोई बड़ा और कोई छोटा है नहीं, मतलब दोनों इक्वल है। ये स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए कि ये जो एलिमेंट है जो आप n में बोल रहे हो, वी हैव ऑलरेडी दिस स्टेटमेंट बाय डेफिनेशन, वी हैव बाय डेफिनेशन कि G इनवर्स बिलोंग्स टू n। लेकिन आप इस एलिमेंट को अगर गौर से देखेंगे, ये एलिमेंट जो n का मेंबर बन रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये एलिमेंट ऐसे दिखने वाले एलिमेंट कहां मिलेंगे, आप किस सेट में मिलेंगे?
भाई ये तो वही मिलेंगे ना, जी इनवर्स इज अ मेंबर ऑफ, बट जी एंड जी इनवर्स, इस सेट के सारे मेंबर ऐसे दिखेंगे, इधर एक जी उधर एक जी इनवर्स, और बीच में इसके एलिमेंट आते रहेंगे, n1 n2 n3, अभी n आया है, लेकिन इसी सेट की ये मेंबर्स रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एलिमेंट आप n में है ऐसा बोल रहे हो बाय डेफिनेशन, वो ऑलरेडी इसका मेंबर है। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ G एंड G इनवर्स इज मेंबर ऑफ G, सॉरी मेंबर ऑफ n, ये देखिए मेंबर ऑफ n। तो इसका मतलब होता है कि ये सेट का हर एलिमेंट अगर इसका मेंबर है तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब एक ही चीज प्रूव करना बाकी है कि ये राइट वाला जो है n भी लेफ्ट वाले का सबसेट है। नाउ ओनली टू शो दैट क्या प्रूव करना है, n इज अ सबसेट ऑफ G एंड G इनवर्स। ये आपको सिर्फ प्रूव करके बताना है। तो आप कैसे बताएंगे प्रूव करके? इट्स वेरी सिंपल। फ्रॉम टू, देखिए फ्रॉम टू जो है ये जो स्टेटमेंट है इसी का इस्तेमाल हम करेंगे और देखते क्या होता है। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव दिस, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है आपको कि आप इधर n लीजिए, लेफ्ट में G का कोई भी एलिमेंट लीजिए, कोई भी, हमको सिर्फ G का एलिमेंट चाहिए, उसका नाम कुछ भी हो, वो दिखने में कैसा भी हो, वो इनवर्स हो या कुछ भी हो, आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। आई नीड ओनली दैट एलिमेंट मस्ट बी फ्रॉम G। अब G कौन है? कैपिटल G तो ग्रुप है, और ग्रुप में तो सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं, तो उसमें हर एलिमेंट का क्या रहेगा, इनवर्स भी रहेगा। तो अगर मान लीजिए G का मेंबर है और G ग्रुप है, तो इस G का इनवर्स भी इसमें रहेगा। तो यहां जो एलिमेंट मुझे G से लेना है वो मैं किसी को भी ले सकता हूं। तो क्या मैं इस एलिमेंट को जो कि G का है, क्या उसको मैं यहां ले सकता हूं? तो आप बोलेंगे यस ले सकते हैं, शर्त तो एक ही है कि वो G का मेंबर होना चाहिए। तो हम यहां G का मेंबर ये लेते हैं, फिर n लिखते हैं। अब यहां जो एलिमेंट लिया आपने, उसका आपने इधर जो भी एलिमेंट इधर लिया उसका इनवर्स लेना है। ये आपका स्टेटमेंट ये दर्शाता है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सर यहां G था, आपने G इनवर्स लिया। इसके मीनिंग को समझो आप कि n को सेंटर में रखना है, लेफ्ट में G का कोई भी एलिमेंट लेना है, कोई भी, और जो लेफ्ट में एलिमेंट लिया आपने G का, उसी का इनवर्स उस n के राइट में लेना है। तो भाई ये अगर अंडरस्टैंडिंग है इसकी, तो मैंने G का एलिमेंट कुछ भी ले सकता हूं, तो मैंने ये लिया, और यहां जो लिया उसका इनवर्स मैंने यहां लिख दिया। ओके, तो ये बन जाएगा आपका G इनवर्स n एंड इनवर्स ऑफ इनवर्स इज ओरिजिनल एलिमेंट। ये बन गया लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए ये जो इनवर्स है इसको मुझे हटाना है। नाउ मैथमेटिकली अगर आप सोचेंगे कि क्यों हटाना है, क्या बिगाड़ा है इसने आपका, रहने दो भाई। हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव जो करना है वो ये है, ये प्रूव करना है आपको। तो आपको कोशिश तो यही करनी चाहिए ना कि लेफ्ट में सिर्फ अकेला कैपिटल N रहे। अब यहां लेफ्ट में इसको अकेले को रखना है, तो इसको अपने प्राणों की बलिदान देना पड़ेगा, इसको भी यहां से जाना होगा। अब ये तभी जाएगा जब आप G से ऑपरेट करोगे लेफ्ट से। तो हम पहले G से ऑपरेट करते हैं दोनों तरफ, देखिए लाइक दिस हो गया। अब ये दोनों मिलकर बनेंगे आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी जब n को मल्टीप्लाई होता है तो उससे कुछ आंसर में फर्क नहीं आता है। तो ये मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं NG, क्योंकि आइडेंटिटी बन गया सबसेट ऑफ GN। अब मुझे इस G को हटाना है। अब G को हटाना है तो उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा या अप्लाई करना होगा। तो G इनवर्स से हम राइट से अगर दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं तो ये ऐसा मिलेगा। अब ये बन जाएगा आइडेंटिटी, मतलब यहां बचेगा n,
ये सबसेट, और इधर देखिए वही बचा जो आपको चाहिए था, देखिए। एंड नाउ वी आर कॉलिंग दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम टू में तो ऑलरेडी आपने ये प्रूव करके बताया है कि ये इसका सबसेट है, और 3 में आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये इसका सबसेट है। भाई माने किसकी, कौन बड़ा है कौन छोटा है? छोटा बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, बड़ा बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों इक्वल है। सो we can write from 2 and 3 we get what? G and G inverse और n, ये दोनों क्या है? एंड दिस इज द प्रूफ। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। आप अगर इसको प्रूफ के तौर पे लिख रहे हो तो आप देखिए यहाँ पर ये लिखना होगा कि G बिलोंग्स टू J, तो G इनवर्स भी होगा, एग्जिस्ट होगा तो आप मल्टीप्लाई कर सकते, यहाँ लिखिए आप मल्टीप्लाइंग G फ्रॉम द लेफ्ट ऑन बोथ साइड्स, तो ये मिलेगा। फिर इसके जगह आप E लिखिए पहले, तो आइडेंटिटी इनवर्स लॉ से वो E आएगा, फिर E इंटू n आएगा, तो उसको आप आइडेंटिटी लॉ का रीजनिंग दीजिए। रीजनिंग वगैरह जो भी है, आपका सॉल्यूशन, आपका प्रूफ जितना इंप्रेसिव बना सकते हो आप खुद बनाइए। लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक थीम बता दी कि हाउ टू प्रूव दिस लीमा।